नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आप सबके साथ अनु। सबसे पहले बात छपरा की करते, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है और 38 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस ने संदेह के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बनियापुर में एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। महिला का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिस पर चाकू के 15 से ज्यादा निशान मिले हैं। दरिंदों ने महिला की आंख तक फोड़ दी है। रविवार को महिला चारा लेने गांव से बाहर गई और जब देर शाम तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। काफी देर तलाशी के बाद उसका शव गांव के बाहर झाड़ियों में मिला। पास में ही उसके कपड़े भी मिले और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि जब तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक शव यहां से हटाया नहीं जाएगा। बाद में अधिकारियों के समझाने पर गांव के लोग शांत हुए। गांव के लोगों ने रेप के बाद हत्या की बात कही है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हालांकि मामले की एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और देखिए, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस वारदात के बाद। पुलिस आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों कर रही है? सवाल यह कि 38 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ आखिर खाली क्यों है? रविवार को चारा लेने महिला घर से बाहर गई थी। मामले में हालांकि कहा जा रहा है कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। संदेह के आधार पर एक शख्स को जरूर पकड़ा गया है। हालांकि जब पुलिस यहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस का विरोध भी किया। परिजनों ने रेप का आरोप भी लगाया है। अब तक क्या क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। एसआईटी जांच के आदेश भी इस मामले में दे दिए गए हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं, संदेह के आधार पर एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। तो देखिए, इस वारदात के बाद कई सवाल भी खड़े हुए, जिनका जवाब बेहद जरूरी है। सवाल यह कि पुलिस के हाथ अब तक आखिर खाली क्यों है? क्योंकि 38 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुलिस रेप की बात मानने को आखिर तैयार क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस ये बात नहीं मान रही है? और अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई? ये भी बड़ा सवाल है। और हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता हमारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, क्या जानकारी मिल पाई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। लोगों का आरोप है कि रेप के बाद हत्या की गई है, जबकि पुलिस मान नहीं रही है, रेप की घटना से इनकार कर रही है। क्या सच्चाई है? क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जिन अनऑफिशियल सूत्र बता रहे हैं उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, जो जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि पुलिस आधिकारिक बयान देने के पहले पूरे विस्तृत जो रिपोर्ट है उसे देखना चाहती है और यही कारण है कि एसपी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं इस मामले में। लेकिन जो प्राथमिकी परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई है उसमें भी रेप की बात नहीं कही गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है सीधे तौर पे। तो पुलिस इसे हत्या का मामला ही मान करके अनुसंधान कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि जब हत्यारों ने हत्या की तो महिला के कपड़े क्यों खोले गए, उसे नग्न अवस्था में क्यों फेंक दिया गया? ये कई सवाल है जो गांव वाले जानना चाहते हैं कि इसका जवाब आखिर कब मिलेगा, और इसे लेकर कहीं गांव वाले हंगामा कर रहे हैं। बीती रात पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिससे अभी पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस काफी फूक के कदम उठा रही चुकी है। जो घटना है पूरी तरह से पुलिस को चुनौती दी गई है। गांव में एक महिला निकलती है घर से बाहर, उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से उसकी हत्या करके हत्या कहीं और की जाती है, लाश को कहीं और फेंका जाता है, लेकिन इस दौरान किसी को पता नहीं चलता। परिजन तलाश करते हैं तब उसकी नग्न अवस्था में लाश मिलती है और रेप का आशंका व्यक्त किया जाता है। लेकिन अब जाकर संतोष, 38 घंटे बीत गए हैं, सिर्फ एक शख्स को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। क्या कोई भी सबूत, कोई भी सुराग पुलिस को उस स्थान जगह से नहीं मिला जहां लाश मिली, जहां शव मिली है? देखिए, परिजनों से पुलिस लगातार संपर्क कर रही है, लगातार बात कर रही है। परिजनों द्वारा कोई ऐसा लिंक नहीं दिया जा रहा जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है और एक शख्स को 40 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति है वहां गांव का, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया और थाने में ले जाकर पूछताछ की रही है। कल रात में ही पूछताछ चल रही, लेकिन अभी तक उसका कोई आउटकम सामने नहीं आया। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले को उन्होंने काफी गंभीरता से लिया है। एक टीम लगाई गई इस पूरे मामले के अनुसंधान के लिए। घटनास्थल का स्वान दस्ता ने भी मुआयना किया है।
तो कहीं ना कहीं पुलिस तमाम पहलुओं को देख रही है। पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और हम भी न्यूज़ 18 के जरिए लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के किस तरह से पुलिस के ऊपर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो इसे लेकर के भी एक काफी दबाव बना हुआ है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी कह रहे हैं कि मामला गंभीर है, गंभीरता से उन्होंने लिया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में इतनी देर क्यों हो रही है? कब तक रिपोर्ट आएगी? कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए एसपी पुलिस लखदार स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में एसपी ने कहा है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसे वो सार्वजनिक करेंगे, वो मीडिया के साथ भी साझा करेंगे। लेकिन अभी चूंकि कल ही पोस्टमार्टम हुआ, उसमें समय होता है, लेकिन जो प्रारंभिक जो होता है, जैसे कि पुलिस प्रारंभिक जो रिपोर्ट लेती है, उस आधार पर एसपी ने कहा है कि गैंगरेप का मामला संदिग्ध लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है। हत्या का मामला बिल्कुल सही है, 20 बार चाकू मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। हत्यारे का पूरी मंशा थी कि इस महिला की हत्या कर दी, क्योंकि इसमें ज्यादा चाकू को वार करने का इंतजार करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जब रिपोर्ट आएगी तब बहुत चीजें साफ हो जाएंगी, तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी और अनुसंधान भी उसी दिशा में चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 200 मीटर दक्षिण की तरफ लाश पड़ा हुआ था, जिसमें लक्ष्मण शाह का खेत में खून गिरा हुआ था और शत्रुघ्न शर्मा के खेत में मर्डर पाया गया, लाश पाया गया और उसमें जो है मैंने निर्वस्त्र पाया गया। क्या आप लोग को आशंका है ना? आशंका है कि भाई कोई भी मैंने पीने खाने वाले आदमी या बदमाश है ना, अभी तक चिन्हित नहीं हुआ है। गलत काम किया? हाँ, गलत काम किया है, वो चिन्हित नहीं हुए हैं। और अगली खबर पटना सिटी से है, जहां जमकर मारपीट हुई है। कटरा बाजार समिति परिसर में दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। विवाद जो है बाढ़ प्रभावित इलाके में नाव परिचालन को लेकर हुआ। राघोपुर के मोहनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के समर्थक यहां आपस में ही भिड़ गए, जिससे राहत शिविर में अफरा तफरी मच गई। साथ ही मारपीट में 3 लोग घायल भी हुए हैं। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को किसी तरह शांत कराया गया। और बात बाढ़ की करते हैं तो भोजपुर में बाढ़ ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगा नदी का जलस्तर थमा जरूर है, लेकिन कई ऐसे नए इलाके हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ से प्रभावित 5 प्रखंड के कई गांवों का संपर्क जो है जिला और प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। जिले के करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित हैं। बड़हरा के नथमलपुर पंचायत का जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण ने। गंगा अपने पूरे रौद्र रूप में है। गंगा के विकराल होने की वजह से बड़ारा प्रखंड के कई गांव जो है वो टापू में तब्दील हो चुके हैं। हम अभी मौजूद है बड़ारा प्रखंड के नथमलपुर पंचायत के महुदही गांव में, जहां ग्रामीण जो है वो जल कैदी बनकर रह गए हैं। पूरा जो इलाका है वो टापू में तब्दील हो गया है। चारों तरफ गंगा का जो पानी है वो उसने गाँव को घेर रखा है। एकमात्र रास्ता है, नाव का ही रास्ता है, जिसके सहारे ये प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय की ओर जा सकते हैं। लेकिन ग्रामीणों को अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से, क्या क्या परेशानी है। बहुत सारी परेशानी है। अभी तो जस्ट एक परेशानी दिखाई दिया कि एक अभी छोटा बच्चा 13 साल का बच्चा मर गया, नाव की कमी के चलते, प्रशासनिक लोग अधिकारी लोग की कमी के चलते। वो बच्चा वहाँ तो केशवपुर जाने के दरमियान वो जिंदा था, लेकिन नाव सीओ साहब हम लोग फ़ोन किए तो बोले 3 घंटा बाद 3 घंटा के बाद नाव आएगी। हम लोग किसी तरह 2000 रुपये इसी में उसकी मौत हो गई। इसी में उसकी मौत हो गई। और अब नाव अवेलेबल है या नहीं? अब नाव अवेलेबल है, लेकिन उस तरीके से नाव अवेलेबल नहीं है। आप बताइए, आप भी यहीं के निवासी हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं? सब दिक्कतें बा, देखते बने बाढ़ के पानी से चारों पल्ले आदमी घिरा गइल बा, ना कहीं जाए आवे के रास्ता बा, ना कोनो साधन बा है। एगो लड़का का जिंदा लड़का ब्लॉक में मर गई। विरोध करने के बाद उस लड़का को जेल में डाल दिया गया है सीओ साहब के कहने पर। सीओ साहब और उन्हें तो अज्ञात में कितना लड़कन के नाम धो के बड़े। और अब उनके सामने काफ़ी परेशानी है। पूरा गांव जो है वो टापू में ही तब्दील हो चुका है। चारों तरफ गंगा का जो पानी है तो वो मौजूद है। अब स्थिति जो है वो गंगा का जो पानी है वो कम होने के बाद ही सुधरेगी। फिलहाल जो इस पंचायत के लोग हैं वो काफ़ी मुश्किल हालात में जी रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बड़हरा के महुदही से मैं हिमांशु प्रवीण।
इधर खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से सदर प्रखंड के साथ साथ परबत्ता, मानसी और गोगरी प्रखंडों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बात खगड़िया के सदर प्रखंड के सोनबरसा गांव की करें तो पूरा गांव पानी से लबालब भरा है। लोग गांव छोड़कर पलायन भी कर रहे हैं। रहीमपुर पंचायत के सोनबरसा गांव का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार। खगड़िया में बाढ़ की स्थिति भयावह होते जा रही है। धीरे धीरे जो कई नए इलाके हैं वहां पर भी पानी फैल गया है और अभी हम आपको ये जो दिखा रहे हैं ये खगड़िया का सोनबरसा गांव है, जहां की स्थिति चारों तरफ से ये देख सकते हैं कि पूरा घर में पानी प्रवेश कर गया है। जो सड़क है वहां तक पानी पहुंच गया है। लोग मवेशी के साथ साथ घर छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनका घर में पानी प्रवेश कर गया है और ये लोग खगड़िया से पलायन करके बेगूसराय के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्यों जा रहे हैं आप? लाचारी है, पानी घर में चला गया, पैखाना का सुविधा नहीं है, क्या करें? तो लाचार हैं, जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो डूब के मरेंगे यहाँ। अच्छा, कहाँ भेज रहा तो? सब परिवार को लेके जा रहे हैं बेगूसराय। हाँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं मिला नाव का? कोई सुविधा नहीं है। नाव के लिए 2 दिन से हम लोग खड़ा हैं पानी में। संजोग बस हमारा भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको देखे तब हम हल्ला किए। ये प्राइवेट नाव है, उसी के सहारे? हाँ, प्राइवेट नाव है, उसी के सहारे जा रहे हैं। सरकारी नाव कोई नहीं है? कोई सरकारी नाव नहीं है। हम मायके जा रहे हैं। क्यों जा रही हैं? बाढ़ आ गया इसलिए। अच्छा, क्या परेशानी हो रही थी? घर में पानी आ गया था। कई तरह की परेशानी हो रही थी, डर भी लग रहा था, इसीलिए तो वापस आ रहे थे। जी। जा रही है अभी आप? बेगूसराय। क्यों जा रही है? दिक्कत हो रहा है, घर में पानी आ गया है, बाथरूम का दिक्कत होता है। अच्छा, खाने पीने पूरा का दिक्कत है? पूरा हर चीज का दिक्कत होता और है। क्या डर लगता है चारों तरफ से? सांप निकलता है, कीड़ा मकोड़ा सबका, हर चीज का डर है। पानी में नाव सब नहीं दिया गया? नहीं। तो फिर अभी कैसे जा रही है अभी? ये प्राइवेट नाव है। तो ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं ये खगड़िया का सोनबरसा गांव है। सिर्फ सोनबरसा गांव ही नहीं, जो पूरा जो पंचायत है रहीमपुर पंचायत, उसकी स्थिति लगभग इसी तरह से भयावह बनी हुई है और बाढ़ का पानी घर से लेकर के सड़क तक पहुंच चुकी है और जो बाढ़ पीड़ित है वो धीरे धीरे गांव से पलायन कर रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। इधर बाढ़ से परेशान पटना दियारा के लोग नदी पार कर शहर तो पहुंच गए, लेकिन यहां भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। उनके लिए एक चौकी तक का इंतजाम नहीं किया गया। शामियाने के नीचे लोग रत जगह करने को मजबूर हैं और आज शिविरों में व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और इस परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। 2016 की पुनरावृत्ति 2021 में भी हुई है और पटना के सबलपुर दियारा हो या गंगा के उस पार जितने भी दियारा के इलाके हैं वह पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। जिला प्रशासन क्या क्या दिया है आप लोग को यहाँ पर? कुछ नहीं। चौकी? कुछ नहीं, सब अपना। ये सब आप लोग का? हाँ। हम लोग का। जिला प्रशासन क्या दिया है? केवल एक टेंट और पंखा? हाँ, सब यही सब खाली, बस और कुछ नहीं दिया। आप लोग बैठ के क्यों रात काटते हैं? सोती नहीं है? लेकर बाल बच्चा के सलाह के अपने से चट बिछा के हम लोग हैं समय काट रहे हैं। नहीं जी, रात भर से ही काटिएगा? हाँ, तो क्या करेंगे, क्या करें? क्या तकलीफ है? क्या बचा कर लाए? न बैठे ला है, न खाए ला, न पहने ला, सब तो दह गए। बैठ के अपना कुछ न, सब तो दह फंस गए। बैठ के सारा रात दिए न काट रही है। और का कर रही है? वो ये किस अथी साधन रहतल तब भुइये में लौटते हल, कपड़ा रहतल तब भुइये ऐसे ही रहते हल। लेकिन देर रात है, इस समय तक आप लोग जगी हुई हैं? तब जग के बीने करते हैं, भर रात जगले रहते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है शौचालय के लिए। अथी रहता है, एगो शौचालय तो अथी नहीं है, एगो उनमें सब कोई जाता है। हॉस्टल में? हाँ, हॉस्टल में एगो केमारी खुला है तो वही से जाता है अथी कर करके। जो व्यवस्था है उससे आप लोग खुश हैं? अब हम लोग क्या करेंगे भाई, कोई चारा चल रहा है हम लोग के, अब सब कुछ दहाइए गया। यहाँ तत्काल तौर पर जो आप लोग के लिए व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो 4 दिन से चावले चल रहा है, 4 टाइम से। तो पूरी भी बनी है रात? हाँ, आज बना है, रात हल्ला उल्ला हुआ है ना, तो आज पूरी बना है। इसी तरीके से समय कट जाए ये ध्यान में रखना इनकी मजबूरी बन गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बाढ़ से जितने लोग परेशान हैं उतने जानवर भी। पानी की वजह से पशुओं के सामने चारा पानी का संकट खड़ा हो गया है और ऐसे में ट्रेन जो है पशुपालकों के लिए एक बड़ा सहारा बन गई है। खगड़िया स्टेशन पर पहुंच रही इस ट्रेन का नाम तो पटना कटिहार इंटरसिटी स्पेशल है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग इसे घास ट्रेन के नाम से जानते हैं।
ट्रेन की बोगी के हर खिड़की के पास आपको घास का एक बोझा लटका हुआ मिल जाएगा। और ये बाढ़ग्रस्त इलाकों के पशुपालक हैं जो नवगछिया के नारायणपुर से सुबह इंटरसिटी ट्रेन से हरा चारा लाने के लिए बरौनी के आसपास के इलाके में पहुंचते हैं और घास लेकर वापस इसी ट्रेन से अपने घर पहुंचते हैं। घास की वजह से यात्रियों को यहाँ परेशानी भी होती है, लेकिन पशुपालकों के लिए उनकी परेशानी मवेशियों की परेशानी के सामने कुछ भी नहीं है। खगड़िया स्टेशन पहुंची घास ट्रेन का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। कटिहार इंटरसिटी ट्रेन है, उसकी जो स्थिति आप ये देख सकते हैं कि पूरी ट्रेन पे ये घास लदी हुई है। जो पशुपालक हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और इसी ट्रेन के खिड़की जो आप देख सकते हैं वहाँ पर ये पूरी संख्या, पूरा जो स्थिति है वो पूरा ट्रेन कटिहार इंटरसिटी जो ये ट्रेन है जो कटिहार तक जाती है, उसमें पशुपालकों का दर्द को आप समझ सकते हैं। पूरा डूबा हुआ है सर, हम लोग का पूरा दिक्कत है, माल जाल भी रखने में बहुत कष्ट होता है। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हैं? नारायणपुर लेके जाना है। अच्छा, सभी लोग पूरा नारायणपुर लेके? हाँ, पूरा नारायणपुर। बाढ़ आया हुआ? हाँ। कहाँ पर घास लेते हैं काट कर? बरौनी मतलब खेत में जाते हैं तो इधर उधर से घर लेते हैं। घास का ट्रेन है तो इस इलाके में चलने वाली जो भी ट्रेन है उसकी यही हाल है, वह घास का ही ट्रेन के रूप में चलता है। घास ट्रेन के हाँ, नाम से फेमस है। बिल्कुल क्या? आगे पीछे, जिसके वजह से पब्लिक को भी नुकसान उठाना पड़ता है, उसको बेमतलब का कस करना पड़ता है चढ़ने और उतरने में, वह हाँ घास के वजह से। कि ये लोग जो बता रहे हैं वहाँ से कि बेगूसराय के पास जो स्थिति हुआ, जो पूरा सूखा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से ये लोग पशु के लिए चारा लेकर के आते हैं। ऐसे में इनके दर्द को समझा जा सकता है कि किस तरह से ट्रेन में सवार होकर के वो अपने जो जहाँ पर इन लोग को बाढ़ आया हुआ है वहाँ तक पहुँचते हैं पशु चारा के लेकर के। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बात एक राहत देने वाली खबर की करते हैं। पटना में कई दिनों से उफान पर रही गंगा आज शांत नजर आ रही है। अगर ऐसे ही कुछ दिनों तक गंगा नियंत्रण में रही तो लोगों को बाढ़ से निजात मिल सकती है। पटना के रानी घाट की तस्वीर दिखा रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार। पिछले कुछ दिनों से गंगा में लगातार करंट देखने को मिल रहा था। हालांकि अब गंगा की जो धार है वो थोड़ी सामान्य हुई है पहले के तुलना में। अगर हम बात करें तो कल से परसों तक जो है काफ़ी तेज़ धार गंगा में दिख रही थी और इस कारण से जो है कई इलाके बाढ़ के चपेट में आए हुए थे। अभी भी हालांकि वो इलाके बाढ़ के जद में ही हैं, लेकिन बात अगर गंगा के जलस्तर की करें तो उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। वजह है जो धार है वो सामान्य से थोड़ा अब ऊपर है। अगर इस तरह से गंगा लगातार जो है वो नियंत्रित होती रही तो आने वाले कुछ दिन में जो है वो गंगा खतरे के निशान से बिल्कुल नीचे आ जाएगा और कई इलाके जो जलमग्न हैं, बाढ़ के चपेट में हैं, वहां से भी पानी का उतरना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल थोड़ी राहत की खबर ये है कि गंगा जो उफान पे थी वो अब थोड़ी जो है वो होने लगी है और इस कारण से लोग जो दियारा इलाके के जो लोग हैं वो थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। बाढ़ के जो चपेट में आए हुए लोग हैं वो थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। जिला प्रशासन और सरकार भी राहत महसूस कर रही है। चूंकि हालांकि लगातार जो है वो राज्य सरकार की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी था और इस कारण से जो लोग थे दियर के इलाके के या जो बाढ़ग्रस्त इलाके में जो लोग थे वो राहत शिविर कैंप में आकर के रह रहे थे। तो ऐसे में अब चूंकि गंगा की धार आप देख भी सकते हैं कि पहले की तुलना में काफ़ी धीमी हुई है, नमी आई है गंगा की धार में और इस कारण से गंगा का जलस्तर थोड़ा नीचे आया है। और स्थिति यही रही, जो जानकारी बता रहे हैं कि अगर स्थिति यही रही तो आने वाले 4 से 5 दिन में गंगा जो है और भी सामान्य स्थिति में आ जाएगी और जल्द ही जो है बहुत जल्द खतरे के निशान से नीचे आ जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में कटैया प्रखंड के बिलही खास पैक्स और व्यापार मंडल में बड़े पैमाने पर धान और गेहूं खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां पर वैसे किसानों के नाम पर धान की खरीद की गई है जिनके पास ना तो जमीन है और ना ही रहने के लिए पक्का मकान। हजारों क्विंटल धान की खरीद तो की गई और साथ ही करोड़ों रुपए का उठाव भी कर लिया गया। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अभी हम कटिया प्रखंड के बिलही खास जो पैक्स है उस पैक्स के में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। यहाँ पर धान खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली बढ़ती गई थी। अभी मोहनपुर गांव में है। मोहनपुर गांव में हम गया बैठा के घर पर हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि गया बैठा का देखिए यही वो घर है जिनके जो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद जो है ये अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि मोहन जो गया बैठा है इनके नाम पर पैक्स में जो है कई क्विंटल धान जो है वो धान बेचा गया
और इनके खाते में पैसे मंगाया गया, लेकिन ये पैसा इन्हें नहीं मिल पाया। हम खुद इन्हें जाने की कोशिश करते हैं। आपके द्वारा 98 क्विंटल धान बेचा गया है, पैक्स में खरीदारी किया गया था, क्या कहने इस बारे में? उसके बारे में हमको मालूम नहीं है। आपने नहीं कोई धान बेचा? नहीं, हम नहीं बेचा। तो आपके खाते में पैसा भी आया था? हाँ, आया था। क्या वो पैसा? वो पैसा बोले कि हमारा पैसा आया है हमारे खाते में, निकाल के दे दो। निकाल के कौन बोला? आलोक तिवारी। आलोक तिवारी कौन है? यहाँ का फिक्स ही है, टैक्स मैनेजर जी। देखिए ये गया बैठा है और गया बैठा के अलावा एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, आपके पास कितना खेत है? हमारे पास सर खेत 3 बीघा है। ओके, तो आपके द्वारा कितना धान बेचा गया था पैक्स में? हमारे नाम पर सर 98 क्विंटल धान बेचा गया था, वो करीब 1-1.5 साल पहले। तो पैसा आया आपके खाते में? हाँ, हमारे खाते में पैसा आया था। फिर क्या हुआ पैसा जब आया तो? फिर पैसा आया तो हम जाके जांच किए तो 1,38,000 या 40,000 का कुछ ऐसा ही आया था। तो जो है हम उसको बोले, वहाँ का जो भी कैशियर थे उनसे बोले कि ये पैसा जो है हमारा नहीं है, हम धान नहीं बेचे हैं, और जो है ये पैसा सरकार का है, सरकार को पुनः वापस कर दिया जाए। तो बोले कि ठीक है, हो जाएगा। फिर 2 दिन के बाद गए तो हमारे खाते में पैसा नहीं था, वो निकाल लिया गया था। तो देखिए बिलही खास पैक्स में जो है बड़े पैमाने पर धांधली हुई। यहाँ पर गया बैठा और सत्यनारायण भगत जैसे कई लोग हैं जिनके नाम पर जो है कई क्विंटल धान बेचा गया था, पैसे की निकासी भी हुई थी, लेकिन जो जरूरतमंद है किसान, उनका धान खरीदा गया और नहीं उन्हें इस योजना का लाभ मिल पाया। देखना है कि अब इनकी शिकायत के बाद जाँच में क्या कार्रवाई हो पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो लोग बता रहे हैं कि उनके पास जमीन नहीं है और उसके बाद भी उनके अकाउंट में पैसा मंगाया गया था, फिर पैसा निकासी हो गई। कौन लोग हैं वो लोग? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे जो लोग हैं सर आरोप निराधार है, गलत हो सकते हैं कि विरोधी लोग हों, लेकिन जिन लोगों से लिया गया है वो मेरे यहाँ आए हैं। हो सकता है कि रैयत हो, गैर रैयत। जब गैर रैयत होंगे तो 75 क्विंटल, 70 क्विंटल, 68 क्विंटल, 36 क्विंटल, 55 क्विंटल वगैरह वगैरह वो अपना राशन धान दिए होंगे और लिया गया होगा। जब जब सर पैक्स का चुनाव हो या मुखिया का चुनाव आता है, जिला कोऑपरेटिव उपाध्यक्ष मेरे पिताजी भी लड़े हैं, तो विरोधियों द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया जाता है कि लोगों को दुष्प्रचारित किया जाता है। नालंदा के बेन प्रखंड में लोग बांस के सहारे ट्यूबवेल तक बिजली का तार लेकर जाते हैं, जो कभी कोई बड़ा हादसा भी यहां हो सकता है। लोग बिजली विभाग को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। बांस के सहारे बिजली की आपूर्ति का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के बेन में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यहां सड़क किनारे ये जो बांस के सहारे बिजली का तार जो है इसे विद्युत प्रवाहित की जा रही है। यहाँ पर जहाँ खंभे की ज़रूरत है वहाँ बांस के सहारे जो है करीब 25 से 30 की संख्या में बांस के सहारे आप देख सकते हैं किस तरह से बांस के सहारे जो है बिजली तार जो खिंचाई की गई है और इसी के सहारे लोगों को बिजली आपूर्ति की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर इसकी जो कोई घटना घटती है तो इसका सीधा जिम्मेवार कौन होंगे, ये तो बिजली विभाग ही बताएगी। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि भाई खंभा है नहीं, किसान को पानी की ज़रूरत है, तो किसी तरह से वो अपना काम निकाल रहे हैं बांस गढ़ करके खंभा से। लेकिन इसका सीधा जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार तो बिजली विभाग ही है ना, उसके यहाँ देते हैं एप्लीकेशन, वो गढ़ता नहीं है तो क्या करेगा किसान? लाचारी है किसान के पास। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर बांस के सहारे बिजली आपूर्ति की जाती है, जो काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसान जो है अपनी परेशानी को दूर करने के लिए बांस के सहारे बिजली आपूर्ति तो कर लेते हैं, लेकिन विभाग ध्यान नहीं देती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।